आज हम अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिस्कस करेंगे। उसके आगे फ्रेंडलिच का अधिशोषण समतापी है, वो डिस्कस करेंगे। आज इतना करने वाले। वैसे लैंगम्यूर का अधिशोषण भी आता है, पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इतना पढ़ेंगे, फिर आगे आगे ये अधिशोषण वाला टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद आगे आ जाएंगे हम कैटालिस्ट पर। उत्प्रेरण वगैरह हैं, वो टॉपिक भी अच्छा है। फिर सीधा आ जाएंगे कोलाइड पे। कोलाइड वाला टॉपिक भी अच्छा है। फिर इमल्सन भी है। इमल्सन के बाद ये चैप्टर एंड होता है। तो कोलाइड वाला सबसे लंबा टॉपिक होता है इस चैप्टर। सबसे ज़्यादा टाइम कोलाइड में लगता है। ये सब तो छोटे छोटे। इमल्सन वाला शायद एक दिन में ही हो जाए, नहीं तो 2 दिन में हो जाएगा। कोलाइड वाला कई दिन चलेगा। तो कौन से फैक्टर, वैसे इनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में किए थे। काफ़ी सारे तो हम ऐसे बक दिए थे मुँह से, और आज और देख लेते हैं जो कुछ बचा होगा। प्रभावित करने वाले कारक किस चीज़ को प्रभावित करेंगे? अधिशोषण को। पहला हम पहले भी बताए थे, अधिशोषक की प्रकृति। यहाँ पे ठोस अधिशोषक की प्रकृति लेंगे। अधिशोषक क्या होता है? जिस पर कोई चीज़ आके चिपकती है। जिस पर चिपकती है अधिशोषक। जो 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 चिपकती है वो अधिशोषक। क्या था? अब कैसा है कैसा नहीं है, बहुत सारी मेटल हैं। ठोस में क्या आएंगे? जनरली क्या आएंगे? मेटल आएंगे। क्या आएंगे? बहुत सारी धातुएं आएंगी। निकिल है, कोबाल्ट है, कुछ संगौण धातुएं होती हैं। बहुत सारी गैसों का अधिशोषित करती हैं। जैसे कौन सी? निकिल है, कोबाल्ट है हमारा। तुमको ये भी प्लेटिनियम भी पढ़ने को मिलेगी। ये सब भी हाइड्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसें, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनको ज़्यादातर, इनके अधिशोषण ज़्यादातर होता है। समझ में आई बात? जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। जनरली इन गैसों को मिलेगा, मिलने को तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल जाएगी। ठीक है, ये भी मिल जाएगी। पर वैसे भी ये मिलती नहीं है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से ही बनती है। और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाली धातु। तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, डी ब्लॉक वाले। आगे मिलेगा, डी ब्लॉक वाला लेसन है पूरा बड़ा पड़ा है। तो समान परिस्थितियों में भी, एक ही कंडीशन में भी हो सकता है कार्बन जो कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग तरह से अधिशोषित करे, निकिल अलग तरह से अधिशोषित करे। कहने का मतलब ये है, एक ही तरह के कंडीशन में अलग अलग धातुओं को अधिशोषित करने की क्षमता क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ ज़्यादा अमाउंट में अधिशोषित करेगा, कुछ कम अमाउंट में अधिशोषित करेगा। तो उनके नेचर पर डिपेंड करेगी ये चीज़ ना। मक्खी आ रही कैमरा पे। मक्खी क्यों आती है? मक्खी आएगी ही जब पंखा नहीं चलेगा। कोई एसी तो, एयर कंडीशन तो लगा नहीं यहाँ पे। अब तो समझ आई क्या आता है? सब धातुओं की क्षमता अलग अलग होती है अधिशोषित करने की।
कुछ ज़्यादा करती हैं, कुछ कम करती हैं। ठीक है, जैसे सिलिका जेल नमी को अधिशोषित करता है। सिलिका जेल क्या करता है, पहले भी बताए थे, सिलिका जेल डिब्बे वगैरह में पैकिंग में रहता है, नमी को, मॉइस्चर को अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, तो उसका यूज इसी में किया जाता है, मॉइस्चर को क्या करने में, सुखाने में। ठीक है, और बहुत सारी चारकोल जैसे वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी गैसों का अवशोषित कर लेता है। जो चारकोल के मास्क भी आते हैं, बात समझ में आई। अधिशोषण के यूज, अधिशोषण को हम समझ के तभी ना मास्क बनाए होंगे चारकोल के। चारकोल को मास्क आते हैं तो क्या होता है, लगा लेते हैं तो बहुत सारी धूल मिट्टी जो होती है, जैसे कि बहुत दूषित वायु होती है, जहाँ पे चारकोल के मास्क लगा लिए जाते हैं, बस उसी में धूल मिट्टी क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। शुद्ध वायु हमें धूल मिट्टी अलग हो जाती है और शुद्ध वायु में ले लेते हैं ऑक्सीजन के रूप में, है ना। तो जहाँ पे एयर बहुत सारी क्या होती, दूषित होती, वहाँ पे चारकोल के मास्क का यूज करते हैं लोग। ठीक, पृष्ठ का क्षेत्रफल हम बताए थे, क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। अधिशोषण जितना ज़्यादा, किसका क्षेत्रफल, सरफेस का क्षेत्रफल, जितना ज़्यादा सरफेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अधिशोषण होगा। यानी सोच में विभाजित ठोसों के प्रति क्षेत्रफल अधिक होता है, इनकी इसलिए अधिशोषण क्षमता क्या होती है, इनकी अधिक होती। ठीक है, इसलिए क्या कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। जैसे कि सेपरेशन करते हैं ओर वगैरह का, तो वहाँ पे क्यों करते हैं, उनका सेपरेशन अलग अलग करते हैं। ठीक है, इसीलिए कि सरफेस एरिया ज़्यादा मिले, अधिशोषण ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्लियर है, वहाँ पे पहले भी बताए थे, चारकोल होता है, ऐसे होता है, एक एक्टिवेटर चारकोल। एक्टिवेटर चारकोल को हम क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, हीट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, एक्टिवेटर चारकोल बन जाता है। एक्टिवेटर चारकोल में ज़्यादा अवशोषण करने की क्षमता होती है, ये चीज़ें बताए थे। और जैसे सिलिका जेल है, चारकोल आदि प्रक्षेत्र भी अधिक होता है, क्योंकि इनमें सारंध होते हैं। सारंध पोरस होते हैं, छोटे छोटे जो क्या होते हैं, छेद होते हैं। वो रिफोरा पढ़ा होगा अपना आपने, उनमें भी सारंध पाए जाते हैं। तो इसका कारण ये क्या होते हैं, अच्छे अधिशोषक होते हैं। ठीक है, छिद्रों के कारण। बात समझ में आई क्या। तीसरी चीज, कुछ अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति के बारे में। ठोस पर अधिशोषित होने वाली गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति, अब यहाँ पे गैस का नेचर डिपेंड करेगा, जिसका एडजॉर्प्शन होगा किस पर होगा, सॉलिड पर होगा, ठोस पर होगा। ठीक है, तो उसका नेचर कैसा होना चाहिए। तो हम उस दिन भी ये बात बोले थे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा क्या होगी, अधिशोषित होगी। कहने के ये होता क्या है, क्रांतिक ताप बोलते हैं ना। गैस के लिए होता है। अच्छा, किसके लिए, गैस के लिए। तो गैस को भी हम लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तुम पढ़े हो छोटी क्लासों में, 9th से पढ़ने लगे, छोटी क्लासों से पढ़ा है सब। ठीक है, गैस को हम कहाँ में बदल सकते हैं, लिक्विड में। करना क्या पड़ता है, प्रेशर लगाते हैं ताकि इनके मॉलिक्यूल दूर दूर वाले पास आ जाएं, गैस लिक्विड में चेंज हो जाए। ठीक है, तो एक टेम्परेचर भी खासा रखना, टेम्परेचर भी रोल होता है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। गैस से लिक्विड में लाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे नहीं, क्या करोगे, घटाओगे। टेम्परेचर क्या करोगे, घटाओगे। ऐसा न्यूनतम ताप होता है, ये न्यूनतम कह लो, अधिकतम कह लो। ऐसा न्यूनतम ताप होता है जिस पे ऊपर क्या करने पर, जिस पर चाहे जितना दाब लगा लो, जिसके ऊपर चाहे एक फिक्स पॉइंट होता है। अच्छा, चाहे जितना दाब लगा लो, कितना भी दाब लगा दो, उस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विड में चेंज नहीं होने वाली। बात समझ में आई क्या, उस टेम्परेचर के बाद गैस लिक्विड में चेंज होने वाली नहीं। जैसे सपोज करो कि हम दे दिए हाइड्रोजन का कांतिक ताप कितना होता है, 33। हाइड्रोजन का कांतिक ताप कितना होता है, 33 ही होता है। ठीक है, किसमें, केल्विन में 33 केल्विन होता है। ठीक,
तो 33 के बाद अगर 33 केल्विन के बाद का टेम्परेचर लेंगे हम तो नहीं होगा, हाइड्रोजन लिक्विड में चेंज नहीं होने वाली। बात समझ में आई क्या? कितना भी प्रेशर लगा लें हम, प्रेशर लगाने से गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, लेकिन इस टेम्परेचर के ऊपर नहीं होगी। बात समझ में आई क्या? इस टेम्परेचर के ऊपर चाहे नानी घर तक का सबको बुला के लगवा लो प्रेशर, तुम गैस, हाइड्रोजन गैस लिक्विड में चेंज होने वाली नहीं। ठीक है, यही होता है कांतिक ताप। जिस टेम्परेचर के ऊपर गैस लिक्विड में चेंज नहीं हो सकती, चाहे कितना भी प्रेशर लगाया जाए, वो उसका क्या कहलाता है? कांतिक ताप कहलाता है। ये चीज समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब है, अब गैस में होता क्या है या अधिशोषण में होता क्या है? गैस लिक्विड में चेंज हो, भाई कोई चीज है, ये मान लो सॉलिड है, गैस होगी तो वो फटाफट भगेगी। गैस का काम क्या होता है? भगना। जैसे तुरंत लीकेज मिला कहीं से भी भग जाती है। तो अगर ये गैस जो जितना लिक्विड में बदलेगी गैस है ना, उतने ज्यादा लिक्विड बनने का मतलब एक जगह रुक जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक है, और गैस होगी तो उड़ जाएगी। तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो ज्यादा अधिशोषण होगा। तो जो जितने आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाएगी, बात समझो, जितने आसानी से लिक्विड में चेंज हो गए उतने ज्यादा अधिशोषण होगा उसका। क्लियर है? तो आसानी से कौन लिक्विड में चेंज होगा? ये टेम्परेचर में इस 33 केल्विन मतलब समझते हो, बहुत कम टेम्परेचर है ना। ये टेम्परेचर क्या है? बहुत कम टेम्परेचर। अरे तुमको ना मालूम हो तो हम बता दें, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। बात समझ में? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। अभी टेम्परेचर यहाँ इस रूम की बात करो तो 30 प्लस है, होगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस, 35 वगैरह के आसपास, इससे कम नहीं होगा। तो तुम समझो 273 ये का है, 33 है, बहुत ही कम है। 0 से भी माइनस में है, इसका टेम्परेचर कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा डिग्री सेल्सियस। अब माइनस में जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो अभी इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड में चेंज होने वाली नहीं। अभी हम रूम पे चेंज करना चाहे जितना दाब लगा ले, हाइड्रोजन पकड़े चाहे जितना दाब लगा ले, चेंज हो जाएगा। इतना टेम्परेचर बनाना पड़ेगा इसको चेंज करने के लिए। बात समझ में आई? तो हम गैस का चाहे हाइड्रोजन गैस का चाहे अधिशोषण हो जाए तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत कम अमाउंट में होगा। तो वही चीज है, अगर कोई दूसरी गैस ले ले, जैसे कि SO2 कितना होता है? SO2 490 होता है। कितना होता है? 490 होता है, 490 केल्विन। इसका 490 केल्विन होता है तो क्या ये इसका आसानी से हो जाएगा, ये ज्यादा आसानी से लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ये टेम्परेचर बनाना थोड़ा आसान होगा क्योंकि ये पॉजिटिव में जाएगा। 273 0 डिग्री से यानी कि 0 से ज्यादा होगा। बात समझ पा रहे हो तुम? तो जितना ज्यादा कांतिक ताप होगा उतने ज्यादा अधिशोषण अधिक होगा। कहने का मतलब ये, कांतिक ताप क्या होगा? C से डिनोट करते हैं। ये जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन उतने ज्यादा होगा। इतनी सी बात है। क्यों है इसके पीछे लॉजिक क्या था वो हम दे चुके तुमको। ठीक है, यहां पे एक चीज और है, जो गैसें क्या होती हैं? जल में कम विलेय होती है, जल में कम विलेय होती है। वे गैसें ठोसों पर कम अधिशोषित होती है। ये चीज भी याद रखना। जल में कम विलेय होने का मतलब क्या है? जल में घुलने का है। जल में घुलने का मतलब क्या है? लिक्विड में बदलने का। अच्छा ठीक है, जो गैसें जल में कम विलेय होती हैं, जल में कम डिजॉल्व होती हैं, वो क्या होती है? उनका एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। ठीक है, आगे की बात, ताप का प्रभाव। वैसे भी जब हम अंतर पढ़ रहे थे ताप के बारे में बताए थे। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब हीट निकलती है। अधिशोषण होता है तो हीट खुद निकलती है। बात समझ में आई बात? अधिशोषण होता है तो हीट निकलती है। ठीक, हीट निकलती है। इस कारण क्या होता है? ताप घटाने पर अधिशोषण बढ़ता है। टेम्परेचर घटेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो अधिशोषण बढ़ेगा, क्योंकि हीट तो उसमें खुद निकलती है। हीट जब खुद निकलती है
तो हीट देने की क्या ज़रूरत है भैया, हीट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ताप घटाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हीट खुद बने। वैसे भी जब हीट देते हैं किसी चीज़ को तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उनका मोशन बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा ठीक, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है तो उनका मोशन बढ़ जाता है, मोशन बढ़ जाता है तो अधिशोषण होना का है मुश्किल होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, इसलिए अधिशोषण को बढ़ाना है तो ताप को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और विशोषण क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। विशोषण क्या होता है, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, विशोषण प्रक्रिया अधिशोषण क्या होती है, विपरीत होती है। ठीक है, विशोषण तो ऊष्मा शोषी होता है, विशोषण क्या होता है, ऊष्मा शोषी होता है। विशोषण कब होगा, जब हम ऊष्मा देंगे, जब हम ऊष्मा देंगे तो क्या होगा, विशोषण होगा। यानी कि उसमें हीट देनी पड़ती है, क्योंकि अलग करना चाहते हैं हम, अधिशोषक क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। ठीक, अगला दाब का प्रभाव। तो समान रूप ताप पर जब टेम्परेचर क्या हो, नियत हो, कांस्टेंट हो, तब दाब बढ़ाओगे तो क्या होगा, अधिशोषण बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। नहीं तो टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, दाब भी बढ़ाते जाओ तो फिर कोई गारंटी थोड़ी ना है। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ अधिशोषण घटाती है, ये चीज़ बढ़ाती है, तो दोनों अपोजिट में काम होंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको कांस्टेंट रखो, इसको बढ़ाओ, इसको क्या रखो, कांस्टेंट रखो, इसको बढ़ाओ तो अधिशोषण बढ़ेगा, फिर अधिशोषण बढ़ेगा। ये चीज़ बातें समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है। एक चीज़ और लिखी है, जैसे ठोसों को बारीक पीसने पर ठोसों का क्षेत्रफल क्या हो जाता, बढ़ जाता। पर इसमें एक कठिनाई है, पर इसमें एक कठिनाई, कैसी कठिनाई है, यदि अधिशोषक को लगभग चूड़ कर लिया जाए, चूड़ मतलब बारीक पाउडर के रूप में चेंज कर लिया जाए, किसको, अधिशोषक को। अधिशोषक वहीं पे ठोस समझ लो, जिस पर आपकी गैस क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो उसके भेदन करने, गैसों का भेदन क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसलिए अधिशोषण क्या हो जाता है, घट भी जाता है। अधिशोषण क्या हो जाता है, घट भी जाता है। याद रख पाओ तो रख लेना। अब आ जाते हैं हम अगला टॉपिक। कुछ फ्रेंजलिक बोल लेते हैं, कुछ फ्रेंडलिक बोलते हैं। ठीक है, तो उच्चारण में तो इसमें मतभेद है। ठीक, कुछ सब बुक में अलग अलग तरह से लिखा मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजों के नाम है, अब उनकी उनकी भाषा में नाम होते तो यहाँ की भाषा में लेने में तो अटपटे रहते ही है। ठीक, समतापी मतलब क्या होता है, आइसोथर्म बोलते हैं ना इसको। आइसो मतलब क्या होता है, समान, सम मतलब वैसे भी समान, आइसो मतलब सेम। ठीक, ये क्या बोलता था, ये ग्राफ दिए थे, क्या दिए थे, ग्राफ दिए थे। ग्राफ में क्या बताए थे, अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच दिए थे। अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच दिए थे। अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच बोले थे, किसी अधिशोषक के एक निश्चित द्रव्यमान, किसी अधिशोषण के एक निश्चित द्रव्यमान पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा ताप दाब पर निर्भर करती है। टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करती है। अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा, यहाँ पे गैस की मात्रा को एक्स से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। तो क्या दिए थे, एक्स बाई एम दिए थे, एक्स बाई एम दिए थे, एक्स बाई एम दिए थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, पी वन की पावर एन के, पी वन की पावर एन के। लेकिन ये किसके लिए, स्थिर ताप पर था। ये टेम्परेचर क्या था, स्थिर ताप पर।
इक्वल लगाएंगे, क्या आ जाएगा, P1/n। ये बता दें एक्स क्या है यहाँ पर, अधिशोषित होने वाली, एब्जॉर्ब होने वाली गैस की मात्रा। कहने का मतलब अधिशोषित होने वाले यानी कि अधिशोष की मात्रा है ना, अधिशोषित होने वाले गैस की मात्रा है या फिर अधिशोष की मात्रा, जैसे बोलो सब ठीक। एम क्या होता है, अधिशोषक की मात्रा है। किसकी मात्रा है, अधिशोषक का द्रव्यमान या द्रव्यमान कह लो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अधिशोषक का द्रव्यमान, अधिशोषक का द्रव्यमान मतलब जिस पर होगा अधिशोषण ना, उसका अधिशोषक का द्रव्यमान, यानी कि अधिशोषक भी बोलते हैं। अधिशोषक द्रव्यमान मतलब मास। पी क्या है, प्रेशर है, दाब है। पी क्या है, प्रेशर है, दाब है, ठीक है। पी दाब, एन की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर अलग अलग होती है, ठीक है। के और एन यहाँ पे दोनों क्या है, कांस्टेंट। के और एन यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, दोनों स्थिर है, ठीक है। किसी निश्चित अधिशोषक तथा गैस के लिए क्या है, स्थिरांक है, दोनों कांस्टेंट है, स्थिरांक, ठीक है। तीन कंडीशन लेते हैं जनरली, एक कम दाब के लिए, एक उच्च दाब के लिए, एक मॉडरेट के लिए, ना तो ज़्यादा हो ना तो कम, तीन कंडीशन के लिए, उसके लिए ग्राफ, ठीक है। निम्न दाब के लिए एन की वैल्यू अलग होगी, मॉडरेट कंडीशन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, हाई प्रेशर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो एक्स को क्या माने, अधिशोषण गैस की मात्रा, एम को क्या माने, अधिशोषक की मात्रा। लेकिन एक्स बाई एम को क्या बोले हैं, ये एक्स बाई एम क्या है, अधिशोषण की मात्रा है। ये क्या है, अधिशोषण की मात्रा है, ठीक है। किसका अमाउंट होगा, एक्स बाई एम, अधिशोषण होगा। तो अधिशोषण प्रेशर, यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या हो, प्रेशर पर डिपेंड करेगा पूरा पूरा। लेकिन ऐसा ही नहीं है, इस पर पावर लगाने का मतलब इनका ये हुआ, ऐसा भी नहीं है कि प्रेशर, ऐसा नहीं कि कितना भी प्रेशर कर लो हमेशा होते रहेगा, तो एक लिमिट होगी ना। अब उससे सरफेस से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, वैसे भी सोचो उसके सरफेस से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब मेरी बॉडी जितनी है उतने में ही अधिशोषण हो सकता है। अब कोई चीज़ आगे चिपक चुकी है पूरी तरह से, अब जगह नहीं बची, चाहे जितना दाब लगा लो तो कहाँ से हो जाएगा अधिशोषण, है ना। वैसे भी केमिकल वाला क्या होता है, मोनो लेयर होता है, यूनि लेयर में होता है, एक सिंगल लेयर में होता है। और फिजिकल वाला क्या हो जाता था, मोनो लेयर में हो जाता है, कई सारी बहु लेयर में हो जाता था, मल्टीपल लेयर में हो जाता था। तो वो तो हो जाता है, वो तो कई लेयर में हो जाता, पर ऐसा भी नहीं तो हमेशा बढ़ते जाएगा बढ़ता जाएगा। अब बहुत कुछ एक फिक्स दूरी पे तक अट्रैक्शन दिखाएगा, ऐसा नहीं तो कहीं पर अट्रैक्शन दिखाए, हम यहाँ खड़े के बहुत दूर तक अट्रैक्शन दिखाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो वही चीज़, ठीक है। एक साइड में देख लेते फिर इसका ग्राफ हम। एक लो प्रेशर के लिए है, निम्न दाब के लिए, निम्न दाब के लिए। अब ये चीज़ें जो ये बताए हैं एक्सपेरिमेंटल हैं, प्रैक्टिकल हैं, तो उनसे आपको नहीं देना लेना, ठीक है, आपको रट लेना है। जैसे निम्न दाब के लिए ये फिक्स कर दिए हैं कि एन की वैल्यू इतनी ही होगी तो इतनी ही होगी, बात समझ में आई। एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
कहाँ से लाएं, वो इनका काम था, ठीक है, किनका, फैंडलिच का। तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x/m के पी, यहाँ पे n की जगह 1 कर देंगे तो इसकी 1 की किसकी भी पावर 1 हो तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बन जाएगा इसके लिए, ठीक। क्या बन जाएगा, x/m के पी बन जाएगा। किसके लिए, लो प्रेशर के। लो प्रेशर के n की वैल्यू क्या माने है, ये क्या माने हैं, 1 माने, ठीक है। एक मॉडरेट कंडीशन होगी, मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था कहने का मतलब ना तो दाब बहुत ज्यादा है ना तो दाब बहुत कम है, बीच में। बात समझ में आई, ना तो लो में है ना तो हायर में, तो बीच में है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, क्योंकि हाई पे तो 0 चली जाती है n की वैल्यू। आप समझो, हाई पर क्या होती है n की वैल्यू 0 चली जाती है। तो यहाँ पे यानी कि हाई से कम होगा तो 0 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और लो से भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लो से भी ज़्यादा होगा तो 1 से कम होगी। मतलब कहने का मतलब ये है 0 से 1 के बीच होगी, 0 से कम नहीं, 0 से ज़्यादा होगी 1 से कम होगी। बात समझ में आई क्या, 0 से ज़्यादा होगी 1 से कम होगी, याद रखना। तो ये लिख लेना यहाँ पे 1/n का मान 0 से 1 के मध्य होता है, मध्य होता है। 0 से 1 के क्या होता है, बीच में होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी, मतलब ना तो 1 आएगी ना तो 0 आएगी, इन दोनों के बीच 0 से थोड़ा ज़्यादा 1 से थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो इसके लिए तो भाई हम रख नहीं सकते, यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख दे हमको मालूम ही नहीं है। x/m इक्वल टू क्या, k n/n p, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है, ये याद रखना। अब कितनी होगी वो अलग अलग कंडीशन में तो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, ठीक है। अब जब उच्च दाब हो, हाई प्रेशर हो, तो उसके लिए जब क्या हो, उच्च दाब हो, उच्च दाब पर n क्या होगा, 0 होगा प्यारे, n क्या होगा, 0 होगा, n क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। या फिर 1/n क्या होगा, 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू k p की पावर 0 हो जाएगी। तो किसी की पावर 0 1 होता है, किसी के पर भी पावर क्या होता है, 1 होता है। तो x/m क्या हो जाएगा, k के इक्वल हो जाएगा। k के इक्वल होने का मतलब ये है यहाँ पे p खत्म हो गया, p क्या होगा, खत्म हो गया, p से कोई देना ले, p पर डिपेंड ही नहीं करेगा। x/m क्या करेगा, x/m क्या है, अधिशोषण की मात्रा, x/m p पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अब प्रेशर एक निश्चित दाब पर, ऐसा नहीं कि चाहे जितना दाब देते चले जाओ, अब यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, क्या हो गया, फिक्स हो गया, है ना। अब कितना भी प्रेशर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी प्रेशर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है, कितना भी प्रेशर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ एक कंडीशन आने के बाद इसकी मात्रा प्रेशर पर निर्भर नहीं करती। तो कहने के मतलब हम ये कह सकते हैं, दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, पहले बढ़ती है, फिर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, फिर चाहे जितना दाब लगाता जाए वो स्थिर ही रहेगी, अधिशोषण की मात्रा बढ़ने वाली नहीं है।
तीनों कंडीशन को हमें ग्राफ में देखना है। एक्स बाई एम इस तरफ होगा, पी हमारा इस तरफ होगा, ठीक है, पी हमारा इस तरफ होगा। पहले क्या था, पहले कंडीशन लो प्रेशर के लिए था। लो प्रेशर यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। लो प्रेशर पे क्या था, प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना बढ़ती जाएगी। पहले लो प्रेशर के लिए प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, निम्न दाब से प्रेशर जितना बढ़ेगा उतने अमाउंट बढ़ेगा, मतलब सीधा सीधा ऊपर को जाएगा। अगर आप सीधा सीधा ऊपर को जाएगा, अगर आप, है ना, कहने का मतलब यही है, सीधा सीधा ऊपर को जाएगा अगर आप, ठीक। क्या था, एक्स बाई एम के पी, मतलब प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना इसकी मात्रा बढ़ेगी, प्रेशर जितना बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, तो ऐसे मान लो जाएगी, सीधा सीधा जाएगी, बहुत तेज़ी से मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है। मान लो ये किसके लिए है, ये कंडीशन किसके लिए है, लो प्रेशर के लिए। इतनी कंडीशन किसके लिए है, लो प्रेशर के लिए, फर्स्ट वाले भाग के लिए, फर्स्ट वाला भाग के लिए, मान लो फर्स्ट वाले भाग के लिए, एक के लिए हम नंबर 1 माने तो उसको, लो प्रेशर वाले को 9 नंबर से यहाँ पे दिखा देंगे। ABCD भी मान सकते हो तो ABCD से दिखा दो। फिर क्या था, मॉडरेट वाले के लिए, वहाँ पर बढ़ेगा लेकिन आराम से बढ़ेगा, कोई अचानक से तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों के बीच के 0 से 1 के बीच में होता है। मान क्या होता था प्रेशर का, वहाँ पे 0 से 1 के बीच में जाती थी एन की वैल्यू, तो यहाँ पे एकदम डायरेक्टली नहीं बढ़ जाएगा, ऐसे उठेगा। बात समझ में आई। तो ये मॉडरेट कंडीशन के लिए, बीच में क्या है, मॉडरेट कंडीशन के लिए, 2 नंबर के लिए। फिर क्या था, हाई प्रेशर के थर्ड के लिए, उच्च दाब पर क्या होता था, उच्च दाब पर प्रेशर से कोई देना लेना ही नहीं है, प्रेशर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट होगा, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कि अब ये स्थिर हो गया है, इसके अमाउंट क्या हो गया, स्थिर हो गया है। प्रेशर तो बढ़ेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, ये लाइन सीधा हो जाएगी। क्लियर है, मतलब प्रेशर तो बढ़ रहा है पर इसका अमाउंट क्या हो गया, ये ऊपर को नहीं जा रहा, ऊपर को जाता मतलब एक्स बाई एम बढ़ता, उस तरफ तो जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा पर एक्स बाई एम का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, मतलब अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ रही, ऊपर को नहीं जा रहा मतलब नहीं बढ़ रही, उस तरफ जा रहा है मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। ये थर्ड वाले के लिए हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पे तुम लिख भी सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स बाई एम इक्वल टू के पी यहाँ पे था, ठीक है। इस मॉडरेट वाले के लिए क्या था, एक्स बाई एम के पी ये था 1/n, लेकिन यहाँ पे 1/n क्या था, 0 से 1 के मध्य, 0 से 1 के मध्य, या फिर ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, जो ये होगा ये क्या होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से 1/n क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या था प्यारे, एक्स बाई एम क्या था, एक्स बाई एम के इक्वल हो जाता है, पी की पावर मतलब 0 हो जाती है, यहाँ पे कोई देना। तो यही ग्राफ दिए थे। यहाँ से एक ग्राफ और बन, ये तो ये ग्राफ देके ये समझाए थे, इसकी मात्रा को समझाए थे, ठीक है, इसकी मात्रा को समझाए थे। इसी को बोलते हैं फ्रांजली का अधिशोषण समतापी का वक्र, ठीक है, समझ में आई बात। देखो अभी हम क्या बताए थोड़ी देर पहले, एक्स बाई एम इक्वल टू के पी की पावर, दोनों तरफ लाग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लाग ले लो, लाग लेने पर तो लाग एक्स बाई एम
log k इंटू पी 1/n। यहाँ पे log a इंटू बी बन गया, यहाँ पे log a इंटू बी बन गया। log a इंटू बी अब उनको मालूम है क्या होता है, log k प्लस log p 1/n। ठीक, log a इंटू log b हो जाता, log a इंटू log a प्लस log b हो जाता है ना। अब फिर यहाँ पे फिर बना सकते हैं, m की पावर n बन रहा है, यहाँ पे m की पावर क्या बन रहा है, n बन रहा है, देखो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, p को मान लो m, 1/n को मान लो, इतने को मान लो n, इसको मान लो m। तो यहाँ पे आगे और हो सकता है log x/m इक्वल टू log k प्लस क्या हो जाएगा 1/n log p, ये हो जाएगा। तुलना कर लो, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स है, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। सी की जगह पे क्या है log k है, m की जगह पे क्या है 1/n है, x क्या है log, x क्या है log p है, x क्या है log p है। क्लियर है। अब इसका ग्राफ बना सकते हो, इस समीकरण से, इस इक्वेशन से यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। तो ठीक है, बना लो फिर। देखो y अक्ष पर क्या है log x/m है, y अक्ष पर क्या है log x/m है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या है, ढाल क्या है, पॉजिटिव है, स्लोप क्या है पॉजिटिव है, तो लाइन ऊपर को जाएगी। शुरुआत सी से होती है तो मतलब log k से शुरुआत होगी, log k से क्या होगी प्यारे, शुरुआत होगी, यहाँ से शुरुआत होगी, मतलब ये जो अंतराल होगा ये क्या हो, किसका होगा, log k का होगा। यहाँ से शुरुआत होगी, ऊपर को जाएगी लाइन। और एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, log p लेंगे, एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, log p लेंगे। ठीक है, ढाल जो होगी यहाँ पे क्या होगी, ढाल स्लोप क्या होगी 1/n होगी, 1/n। ये ग्राफ बनेगा, बना है तुम्हारी बुक में, ये था। अब ये तो बात थी गैस के लिए, पर विलयन होता है तो क्या लेते हैं, गैस के लिए क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, गैस के लिए क्या लेते हैं, प्रेशर लेते हैं। लेकिन विलयन होते तो वहाँ पे कंसंट्रेशन लेते हैं, बात समझ में ही प्यारे, वहाँ पे क्या लेते हैं, सांद्रता लेते हैं, वहाँ पे क्या लेते हैं, सांद्रता लेते हैं। बस इतनी सी बात और कुछ नहीं, पूरा इक्वेशन यही होता है, पूरा यही होता है। यहाँ पे गैस विलयन के लिए, ये गैस के लिए है, विलयन के लिए क्या हो जाता है, विलयन की सांद्रता ले, विलयन के लिए क्या हो जाएगा, विलयन के लिए x/m ही होगा, इक्वल टू k होगा, यहाँ पे c p पावर 1/n हो जाएगा, किसकी पावर, c के पावर n/, वहाँ पे कंसंट्रेशन है, c क्या है कंसंट्रेशन, p क्या था यहाँ पे प्रेशर, और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, p के जगह पे क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। ये था विलयन के लिए। तो ये भी हमारा हो गया है। तो लगभग अधिशोषण में जितनी मेन चीज़ें थी सारी हमने देख ली। ठीक, आगे फिर और चीज़ें लाएंगे, और चीज़ें बताएंगे, तुम्हें और चीज़ें सिखाएंगे। ठीक।